हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका स्वागत, अभिनंदन है। हम लोग इतिहास के पिछली कक्षाओं में भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त काल के बारे में बात कर रहे थे, जो 319 से लेकर के 550 ईस्वी तक चला, जिसमें हम लोगों ने इसके संस्थापक, इसके पहले साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण से उसका पूरा स्रोत को जाना। इसके बाद उसके संस्थापक श्रीगुप्त के बारे में जाना, फिर उसके अगले उत्तराधिकारी घटोत्कच के बारे में जाना, फिर जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जाना, फिर सबसे प्रतापी शासक, लड़ने में जो पराक्रमी था, प्रतापी शासक, भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को देखा। ठीक उसके बाद हमने उसके पुत्र रामगुप्त को देखा। फिर जो गुप्त काल का महानतम शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय को देखा। अब उसके अगले उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हम कुमारगुप्त को अब देखेंगे, जिसका समय चला 413 से लेकर के 454 ईस्वी तक। तो अब हम लोग कुमारगुप्त के बारे में देखेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, ये आपका परम कर्तव्य। आगे की तरफ हम बढ़ते हुए देखेंगे कि जो कुमारगुप्त है इसका क्या कार्यभार रहा है। तो जो कुमारगुप्त है 413 ईस्वी में क्या हुआ, 413 ईस्वी में 413 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज भी आजाद भारत की अगर पूछा जाएगा प्राचीनतम यूनिवर्सिटी तो कौन होगी? आजाद भारत की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी तो नालंदा यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर आजाद नहीं लगाता है, पूछता है भारत की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान में है। लेकिन आजादी के बाद अगर जब बंटवारा हो गया भारत पाकिस्तान का, तो देखा जाएगा जो यूनिवर्सिटी है वो नालंदा यूनिवर्सिटी है। इसको लिखेंगे ऑक्सफोर्ड ऑफ बौद्धायन, इसे कहा जाता था ऑक्सफोर्ड ऑफ बौद्धायन। क्या बौद्धायन, ऑक्सफोर्ड ऑफ बौद्धायन। ठीक, ऑक्सफोर्ड ऑफ बौद्धायन कहा जाता है किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक, इसके बाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बौद्ध शिक्षा से संबंधित था। क्यों कहा जाता है? बौद्ध शिक्षा से संबंधित था। ठीक, यहाँ पर बौद्ध धर्म की ज्यादातर शिक्षाएं दी जा रही थी। कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय में। यहाँ लिख लेंगे कहा जाता था क्या कहा जाता था? ऑक्सफोर्ड ऑफ बौद्धायन। फिर इसी नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक, यहाँ लिखेंगे वर्तमान भारत की, जो आजादी के बाद है, वर्तमान भारत की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी, प्राचीनतम विश्वविद्यालय। ठीक, विश्वविद्यालय, यह यूनिवर्सिटी आप लिख सकते हैं। आगे की तरफ देखेंगे, जो कि अगर पूछता है आजाद भारत की नहीं, केवल भारत की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो जाएगी। आगे लिखेंगे 1203 से 1205 के बीच में क्या हुआ? बख्तियार खिलजी इस विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया। ठीक, बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी ये कौन था? नीचे लिखेंगे मोहम्मद गौरी का
मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम। ठीक। बख्तियार जो खिलजी था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इन्होंने 1203 और 5 के बीच क्या किया? इस विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया। ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे कुमारगुप्त देखेंगे। कुमारगुप्त और क्लास कैसे लगता है कमेंट बॉक्स में इसको भी बताते रहें। क्लास समझ में आती है कि नहीं आता है। आगे की तरफ देखा जाए, इसमें इसने उपाधि धारण किया। इसने उपाधि धारण की। इसने उपाधि धारण की। इसने उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? महेंद्रादित्य। 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 महेंद्रा, ये महेंद्रा हो गया, फिर दित्य, गलत हो जा रहा है ना, महेंद्रा दित्य। महेंद्रा दित्य। महेंद्रा दित्य। महेंद्रा दित्य की उपाधि धारण की। यानी महेंद्र प्लस आदित्य। महेंद्र का मतलब शिव की पर्यवाची और आदित्य का मतलब सूर्य। जिसका पराक्रम शिव और सूर्य जैसा हो उसको महेंद्रादित्य बोलते थे। आगे गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख। अभिलेख इसी के प्राप्त हुए हैं। किसके? कुमारगुप्त के। इसी के प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं। यानी अगर अभिलेख देखा जाए तो क्या है? सर्वाधिक इसी के अभिलेख प्राप्त हुए गुप्त काल में। किसके? कुमारगुप्त के। लेकिन अभिलेख लिखवाने की प्रथा डेमेट्रियस, जो डेरियस राजा था, उसे किसने सीखा था? अशोक ने। और भारत में पहली बार अभिलेख लिखवाने का जो प्रचलन किया अशोक ने किया। आगे की तरफ इसके अगले उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त को देखेंगे हम। क्या अगले उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त को? कौन? स्कंद गुप्त। इसका अगला उत्तराधिकारी कुमारगुप्त का स्कंद गुप्त देखा जाएगा। स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त देखेंगे। इसका जो समय चला 454 से ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक। ठीक। 454 से 467 ईस्वी तक चला। देखेंगे इसमें इसने सुदर्शन झील का लिखेंगे। इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। का दूसरी बार पुनरुद्धार करवाया। पुनरुद्धार करवाया। इसके पहले शकों के राजा रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक। इसके बाद दूसरी बार पुनरुद्धार कौन करवाया? स्कंद गुप्त करवाया। इसका जो स्रोत मिलता है, स्रोत कहां से? कि यही करवाया था दूसरी बार। जो स्रोत मिलता है वो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। अब बात आती है कि जो सुदर्शन झील है ये कहाँ है? तो ये सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र। ठीक। गिरनार पर्वत पर। गिरनार पर्वत किसने बनवाया था? गिरनार पर्वत पर। सुदर्शन झील को गिरनार पर्वत पर किसने बनवाया था? अगर देखा जाए सुदर्शन झील को तो गिरनार पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और उसका बाद प्रथम बार पुनरुद्धार जूनागढ़ अभिलेख में स्रोत मिलता है कि रुद्रदामन किया था शकों का राजा
फिर इसके बाद दूसरी बार उसका पुनरुद्धार जो करवाया वो जूनागढ़ अभिलेख से स्रोत मिलता है कि स्कंदगुप्त ने करवाया था, जो कि गुप्त काल का राजा था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। आगे पुनर्निर्माण के लिए नियुक्त किया था चक्रपालित को, नोट कर लेंगे। पुनर्निर्माण के लिए चक्रपालित नामक शासक को नियुक्त किया था। आगे की तरफ इसमें देखेंगे, इसके शासनकाल में ही इसके शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का आक्रमण हुआ। क्या हुआ? हूणों का आक्रमण हुआ। इसके शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का जो राजा था वो था तोरमार। हूणों का राजा कौन था? तोरमार था। स्कंदगुप्त ने इसे पराजित किया। स्कंदगुप्त ने इसे क्या किया? पराजित किया। नीचे देखेंगे, इसी वजह से स्कंदगुप्त को हूणों का विनाशक कहा जाता है। हूणों का विनाशक कहा जाता है। क्या हूणों का विनाशक कहा जाता है? हूणों का विनाशक कहा जाता है। ठीक, हूणों का विनाशक कहा जाता है। इसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ और हूणों का राजा तोरमार हुआ करता था। स्कंदगुप्त ने इसे पराजित किया। इसी वजह से स्कंदगुप्त को हूणों का क्या कहा जाता है? विनाशक कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हूणों का लगातार आक्रमण होता रहा और लगातार जब आक्रमण होता रहा तो ये शासनकाल इसका क्या हो गया? कमजोर हो गया। आगे लिखेंगे, इसके बाद हूणों का लगातार आक्रमण होता रहा और गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अंतिम शासक इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त था। कौन? विष्णुगुप्त था। ठीक, इसी को नीचे एक लाइन बस लिखेंगे। इसी को कहा जाता है क्या? कुमारगुप्त तृतीय। जितना वनडे एग्जाम की दृष्टि रही और भी स्तरों तक, समीक्षा अधिकारी तक के स्तरों तक हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य में देखा, भी आगे देखना है। अब हम पढ़ेंगे गुप्त काल में गुप्तोत्तर काल। ठीक, जहां से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। कौन सा काल? गुप्तोत्तर काल, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के बारे में। ठीक, हर्षवर्धन के बारे में जिसका समय चला 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। ठीक, 606 ईस्वी से
47 ईस्वी तक। देखेंगे यह भारत का अंतिम हिंदू शासक था। यह भारत का अगर प्राचीन भारत के इतिहास में देखेंगे तब यह भारत का अंतिम हिंदू शासक था। अंतिम हिंदू शासक था। ठीक, आगे देखेंगे यह पुष्यभूति वंश का राजा था। यह पुष्यभूति वंश का राजा था। ठीक, यह पुष्यभूति वंश का राजा था। कौन? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा था। ठीक, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, राजधानी दो राजधानियां थी, देखेंगे इसमें। पहला था पुष्यभूति की दो राजधानी थी। ठीक, 1 2। पहली जो हुआ करती थी ये थी थाड़ेश्वर, जो कि पड़ता था हरियाणा में। कहा? हरियाणा में। हरियाणा, जिसका प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त था हरियाणा का। फिर दूसरा पड़ता था कन्नौज। कहा? उत्तर प्रदेश में। ठीक, कन्नौज इत्र की नगरी और अर्क की नगरी। इत्र की नगरी क्या कहा जाता है? कन्नौज को, जहां से फूलों से इत्र निकाले जाते हैं, फूलों से ही अर्क बनाए जाते हैं जो होम्योपैथिक दवा में आती है। तो इत्र की नगरी एवं अर्क की नगरी कन्नौज। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की खुशबू किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को, याद रखिएगा। अब देखेंगे हर्षवर्धन के जो पिता हैं, यहाँ हर्षवर्धन के पिता, इसके जो पिता थे हर्षवर्धन के, उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक, माता यशोमती। माता कौन थी? यशोमती थी। फिर इसके बाद देखेंगे बड़े भाई जो थे उनका नाम था राज्यवर्धन। क्या? राज्यवर्धन। अभी हम लोग परिचय में पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद बहन राजश्री, यहाँ लिखेंगे बहन राजश्री। इसका महत्वपूर्ण रोल है इसमें राजश्री का। ठीक, आगे चल करके यही कन्नौज की क्या बनेगी? सामग्री महारानी बनेगी। अब हम अब तक इस सब के परिचय देख रहे थे। ठीक, अब इसमें हम पढ़ेंगे इनके बड़े भाई के पहले बारे में। ठीक, 605 ईस्वी में राज्यवर्धन राजगद्दी पर बैठा। भाई पहले बड़े भाई शासन करेंगे ना, तो इसको पहले देखेंगे। आगे देखेंगे इसमें राज्यवर्धन 605 ईस्वी में राज्यवर्धन राजगद्दी पर बैठा। ठीक, इसके बाद इसमें तत्कालीन समय में यानी 605 ईस्वी में, किसमें? 605 ईस्वी में। ठीक, क्या हुआ? जो राज्यवर्धन था, यहाँ संरचना हम बनाएंगे राज्यवर्धन। ठीक, राज्यवर्धन इसी के मित्र थे। यहाँ बंगाल का शासक
बंगाल का शासक शशांक, जो कि शैव धर्म का क्या था, अनुयायी था और बौद्ध वृक्ष को यही कटवा दिया था। कौन? शशांक। बाद में चल करके फिर लगाया। फिर इसी के जो दूसरा शासक था इधर मालवा का शासक, मध्य प्रदेश उज्जैन वाला मालवा का शासक देवगुप्त। ठीक, ये मालवा के शासक देवगुप्त। ठीक, अब राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री थी। ठीक, बहन। ठीक, हुआ क्या, राजश्री और राजश्री का जो विवाह हुआ था, ये हुआ था विवाह, जो विवाह हुआ था वो था शासक ग्रहवर्मन। क्या? ग्रहवर्मन। कहाँ का शासक था? कन्नौज के मौखरी वंश से, कन्नौज के मौखरी वंश का शासक। कन्नौज में मौखरी वंश चलता था, उसका शासक था ग्रहवर्मन। ठीक, और राजश्री से इसका क्या हुआ? विवाह। राजश्री किसकी बहन थी? राज्यवर्धन की। अब देखिएगा क्या हुआ, ये जो मालवा का शासक था, ठीक, देवगुप्त, कहाँ का? मालवा का शासक, और इधर जो बंगाल का शासक कौन? शशांक। ये दोनों आपस में क्या थे? मित्र थे। ठीक, ये दोनों आपस में मित्र थे, यहाँ लिखेंगे मित्र थे, आपस में मित्र थे। ठीक, ये दोनों मिलकर के इस पे मौखरी वंश पे, यानी ग्रहवर्मन जो कन्नौज का शासक था, इस पे आक्रमण बोल दिए। दोनों मिलकर के, इधर एक पूर्वी से, पूरब से बंगाल से, और दूसरा इधर एक मालवा मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से। ठीक, मतलब ये भारत की जो स्थिति थी उस समय की ये थी। ठीक, एक इधर बंगाल वाला और एक इधर एक इधर बंगाल से और इधर एक कन्नौज बीच में, इधर उत्तर प्रदेश के। ठीक, यहाँ पर यार मालवा से और इधर बंगाल से, दोनों क्या कर दी? आक्रमण बोल दी। और जब आक्रमण बोल दिए तो ये सब ग्रहवर्मन को मार डाले, और जब मार डाले तो अब राजश्री को क्या हुआ? अब ग्रहवर्मन की हत्या करके राजश्री को अगवा कर लिए। ठीक, अब अगवा कर लिए तो इसमें से जो ये भी चाहता था, जो मालवा का देवगुप्त था, राजश्री बहुत सुंदर थी, उसको भी ये भी चाहता था, और बंगाल का शासक ये भी चाहता था, शशांक। अब दोनों में हो गई लड़ाई। ठीक, अब इसको मार करके ग्रहवर्मन को लेकर चले गए अगवा करके। ठीक, कौन लेकर के चला गया? जो मालवा का शासक देवगुप्त था। अब लेकर के जब चला गया तो अब जानते हैं कि क्या होगा। ये बात धीरे से पता चली उसके बड़े भाई राज्यवर्धन को, ये विरोध करना स्टार्ट किया, भाई लड़ेगा ना, उसकी बहन है, उसको हर करके लेकर गए हैं कन्नौज से मालवा के शासक देवगुप्त को। तब उसके छुड़ाने के पास ये पहले गया, तो पहले मालवा के शासक के पास नहीं पहुंचा, पहले बंगाल के शासक देवगुप्त के पास पहुंचा, और जब देवगुप्त के पास पहुंचा सबसे पहली बार तो उससे युद्ध हुआ। ठीक, अब क्या हुआ? शशांक से युद्ध हुआ, और जब शशांक से युद्ध हुआ तो क्या हुआ आगे देखा जाएगा। ठीक, मालवा के शासक देवगुप्त, जब युद्ध हुआ तो जो मालवा का शासक देवगुप्त था, इसके बहन को जो ले गया था, वो इसकी हत्या कर दिया। किसका? राज्यवर्धन को। किसको मार दिया? राज्यवर्धन को मार दिया। और जब राज्यवर्धन मर गया तो अब बहन फिर भी उसके पास थी, मालवा के शासक देवगुप्त के ही पास थी। अब फिर इसका बड़ा भाई आगे आकर के क्या करेगा? युद्ध करेगा। ठीक, यही लिखेंगे, मालवा के शासक देवगुप्त से, ये तत्कालीन है। आगे लिखेंगे, मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री को अगवा कर लिया, जिसको
जिसको छुड़ाने के लिए राज्यवर्धन ने सबसे पहले शशांक कहाँ बंगाल का शासक से युद्ध किया और जब युद्ध किया तो उसको क्या किया, पराजित किया। किसको? शशांक को पराजित किया। इसके बाद देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दिया। राज्यवर्धन की हत्या देवगुप्त ने कर दिया। देवगुप्त क्या था? मालवा का शासक, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। मालवा का शासक हत्या कर दिया। देवगुप्त ने हत्या कर दी। ठीक। जो राज्यवर्धन की हत्या किसने किया? देवगुप्त ने कर दिया। जो मालवा का शासक हुआ करता था उसने इसकी हत्या कर दिया, ये जब उससे लड़ने के लिए गया तो। फिर युद्ध हुआ, आगे चल करके देखेंगे। फिर 606 ईस्वी में युद्ध हुआ शशांक और राज्यवर्धन के बीच। अभी उसके बहन को छोड़ा नहीं। शशांक जो मालवा का शासक था, पहले लड़ा था, उसके फिर बीच युद्ध हुआ। ठीक। मालवा का शासक तो मारा गया, लेकिन फिर क्या हुआ आगे देखेंगे। उसमें नीचे जो हमने लिखा है राज्यवर्धन द्वारा हत्या कर दी गई, थोड़ा वहां सुधार लीजिएगा, लाइन गलत हो गई। राज्यवर्धन द्वारा हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई? जो वहां का शासक था मालवा का, देवगुप्त की हत्या की गई। ठीक। तो अब जो इसकी बहन थी राजश्री, वो देवगुप्त के यहाँ से फिर अपहरण कर लिया। कौन? शशांक। अब शशांक के साथ युद्ध होगा। ठीक। आगे देखेंगे। फिर युद्ध हुआ 606 में। फिर युद्ध हुआ, वहां सुधार लीजिएगा। फिर युद्ध हुआ कहां से? 606 ईस्वी में। कहां से? 606 ईस्वी में। किसके? शशांक और राज्यवर्धन के बीच। शशांक एवं राज्यवर्धन के बीच। ठीक। राज्यवर्धन के बीच जब युद्ध हुआ तो शशांक विजयी हुआ। यह विजयी हुआ। ठीक। यह विजयी हुआ और यह पराजित हुआ। ठीक। पुष्यभूति वंश के सिंहासन पर जो आगे बैठा पहला शासक वो था हर्षवर्धन। ठीक। इसके बाद से उसकी बहन को छुड़ाया लास्ट में। कौन? चल करके हर्षवर्धन बैठा, फिर इसके बाद लड़ करके छुड़ाया अपने बहन को। आगे देखेंगे। पुष्यभूति वंश पे सिंहासन पर बैठा अगला शासक, लिखेंगे पुष्यभूति वंश के सिंहासन पर, पुष्यभूति वंश के सिंहासन पर बैठा अगला शासक हर्षवर्धन। किसने बैठा? हर्षवर्धन ने बैठा। ठीक। ये 606 से 647 तक शासन करेगा, जो हमने तिथि पहले लिखी थी। तो आगे की तरफ देखा जाए इसके बारे में। हर्षवर्धन क्या? हर्षवर्धन। ठीक। जिसका समय था 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। ठीक। इसमें देखेंगे उपाधि धारण किया। क्या उपाधि धारण किया? शिलादित्य का।
क्या, शिलादित्य, शिलादित्य, शिला प्लस आदित्य, ठीक। आदित्य का मतलब सूर्य जैसा विक्रम, शिला का मतलब पत्थर, ठीक। यानी सूर्य और पत्थर को जोड़ेंगे जो कभी पिघलता ही नहीं है। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें इसने बंगाल के शासक, इसने बंगाल के शासक, बंगाल के शासक शशांक को पराजित किया, शशांक को पराजित कर अपने बहन को छुड़ाया, बहन को छुड़ाया और शशांक की हत्या कर दी, और शशांक की हत्या कर दी, इसने बंगाल के शासक शशांक को क्या कर दिया, पराजित कर दिया और अपनी बहन को छुड़ाया और उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तथा आगे देखेंगे, इसने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया अपनी दूसरी राजधानी। अब भाई इसका जो जीजा था वो मर गया था, ग्रहवर्मन। अब अपनी बहन को छुड़ाया, फिर कन्नौज का वहां अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अब फिर कन्नौज की सामग्री किसको, कन्नौज की जो यहाँ की सामग्री महारानी घोषित करेगा किसको, राजश्री को, ठीक। आगे लिख लेंगे, सामग्री घोषित हुई, ये रहेगा सामग्री, हवन सामग्री नहीं, ये वाला ज्ञानी वाला, सामग्री यानी महारानी घोषित किया किसको, राजश्री को, अपनी बहन राजश्री को वो कन्नौज का क्या कर दिया, सामग्री घोषित कर दिया। आगे की तरफ देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आगे जो लिखना मैं जा रहा हूँ, ठीक। आगे जो हम लिखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, लिखेंगे 629 ईस्वी में, 629 ईस्वी, ठीक, 629 ईस्वी में इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत आया, एक चीनी यात्री भारत आया। वो जो था चीनी यात्री कौन था देखेंगे, वेनसांग भारत आया, ठीक। और इसने एक बुक लिखी, क्या लिखी, एक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी, CU की, ठीक, जिसका बताया जाता है द लाइफ, ठीक, नाम। इसी में इसने कृषकों को शूद्र बताया है, ठीक। इसी में जो CU की लाइफ है, इसी में वेनसांग ने जो बताया कि जो किसान है, ठीक, CU की लाइफ में, द लाइफ में इसमें बताया कि इसमें कृषकों को, किसान जो हैं वो शूद्र हैं, ठीक। आगे देखेंगे, यह भारत में जो रहा है लगभग 645 ईस्वी तक रहा भारत में, 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक क्या रहा, भारत में रहा। नीचे लिखेंगे, यह नालंदा विश्वविद्यालय से
विश्वविद्यालय से यानी नालंदा यूनिवर्सिटी से बौद्ध शिक्षा प्राप्त किया, बौद्ध शिक्षा प्राप्त किया और ये अपनी पुस्तक में लिखा था, आगे लिखेंगे, अपनी पुस्तक में बताया कि अपने पुस्तक में बताया है कि बौद्ध समुदाय तत्कालीन समय में जब ये पढ़ने के लिए गया था, उस समय तत्कालीन समय में 18 समुदाय में बढ़ गया था, 18 भाग में, 18 समुदाय में बढ़ चुका था। ऐसा अपनी किताब में इन्होंने जिक्र किया है कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध समुदाय, वो 18 समुदायों में बढ़ गया था, 18 भागों में बढ़ गया था। वे ह्वेनसांग, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हमने फाहियान यात्री को देखा और हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग को देखा, ठीक, जिन्होंने भारत के 2 चीनी यात्रियों ने इधर यात्रा किया। आगे की तरफ देखेंगे, ह्वेनसांग ने अपने पुस्तक में यही लिखेंगे, ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में मध्य देश को, उस समय का जो मध्य प्रांत मध्य प्रदेश हुआ करता था, मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है, ब्राह्मणों का देश कहा है, ब्राह्मणों का देश कहा है, क्या कहा है? ब्राह्मणों का देश कहा है, ठीक। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में दलाई यानी शियुकी में इन्होंने मध्य देश कहा है, किसको? मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा। इसके दरबारी कवि देखेंगे, हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि हुए हैं कौन कौन से हुए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट था चीनी यात्री, ठीक, पढ़ते रहिए। मैंने से कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, जहां बातें नहीं समझ में आती हैं क्लास का, उसको कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करिए ताकि हम उसको सुधार कर सके, आगे आपको विस्तृत अगली कक्षा में बता सके। हेडिंग देंगे दरबारी कवि, ठीक, दरबारी कवि देखेंगे। दरबारी कवि में इसमें देखा जाएगा, दरबारी कवि में बाणभट्ट, कौन? बाणभट्ट थे, ठीक, जिन्होंने रचना की थी, किसकी रचना किए थे? हर्षचरित और कादम्बरी की, हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किया था इन्होंने, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे, 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन, हमने उधर बताया था ना, लिखेंगे 5वीं माना जाता है, 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन, 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन हर्षवर्धन ने अपने ही शासनकाल में संपन्न कराया था, लेकिन पूर्णतः भी इसका मतलब बोलने कंटेंट नहीं प्राप्त होता है, विवरण। आगे की तरफ देखेंगे, हर्षवर्धन को पराजित करने वाला एकमात्र शासक, हर्षवर्धन को पराजित
करने वाला एकमात्र शासक, करने वाला एकमात्र शासक, एकमात्र शासक, हर्षवर्धन को पराजित करने वाला एकमात्र शासक पुलकेशिन द्वितीय था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। कौन? पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक, पुलकेशिन द्वितीय था। बादामी के चालुक्य वंश का, नोट कर लेंगे, शासक था। अभी आगे हमें पढ़ना है बादामी के चालुक्य वंश से, के चालुक्य, इन सब के बारे में आगे पढ़ना। चालुक्य वंश, 3 वंश हुए चालुक्य वंश के, बादामी के चालुक्य, बेगी के चालुक्य और वातापी के चालुक्य, चालुक्य वंश। ठीक, इनके बारे में पढ़ना है। वहीं का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जो इसको क्या किया था? पराजित किया था हर्षवर्धन को। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ है 590 में हुआ। ठीक, इसका जन्म देख लेंगे, जन्म 590 में, 590 ईस्वी में, और 606 ईस्वी में क्या बन गया? 16 साल में राजा बन गया। आगे की तरफ देखेंगे, इसकी मृत्यु 647 में। ठीक, मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी। क्या? 647 ईस्वी। ठीक, आगे की तरफ 606 में इसने एक संवत चलाया, हर्ष संवत, नोट कर लेंगे। 606 में हर्ष संवत चलाया था। 606 में हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी हर्ष संवत चलाया, हर्ष संवत चलाया। ठीक, ये रहा, हमने गुप्तोत्तर काल के देखा। अब हम लोग कल इनकी राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। इनकी कलाओं को, गुप्त कला के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने बताया कि सांस्कृतिक जो साहित्य है, संस्कृत साहित्य इस काल में बहुत चरम सीमा पर रहा है। इसीलिए इसे भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक, तो इसके संस्कृतियों को, कलाओं को, अर्थव्यवस्थाओं को कल हम जानेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ दक्षिण भारत के जो फुटकर राजवंश हैं, ठीक, उनके बारे में जानकारी लेंगे। फिर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। यानी हम लोग 2-3 कक्षाओं के आसपास में अभी बचे हुए। तब इसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक चलेंगे। तो जो दोस्त मित्र यार अब तक इंतजार कर रहे थे आपके कि मध्यकालीन भारत का इतिहास कब से स्टार्ट होगा, तो उनको बताइए कि 1-2 दिन के अंदर, मतलब 1-2 क्लास के बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास आ जाएगा। ठीक, तो मेहनत से पढ़ें, जो भी पढ़ें ठोस कंटेंट के साथ पढ़ें। इसके साथ प्रैक्टिस सेट करते रहें। प्रैक्टिस सेट के बारे में हमने बताया था, किरण पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव बुक ले लें। 10,000 प्लस क्वेश्चन की जो आती है ऑब्जेक्टिव बुक, किरण पब्लिकेशन, वो नहीं मिलती है। घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव बुक आती है एसएससी के लिए, वो ले लें। वो नहीं ले पा रहे हैं तो यूथ कंपटीशन एसएससी की ऑब्जेक्टिव बुक वो ले लें। अगर वो नहीं मिलती है तो इसके बाद आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक लेंगे। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक ले लेंगे, सबसे सस्ती किताब। लेकिन लूसेंट से बेहतरीन है कि आप किरण पब्लिकेशन या घटना चक्र या यूथ को वरीयता दे तो बेहतर होगा। ठीक, एसएससी के लिए ही कंटेंट लें, आप वनडे में सब कुछ कर जाएं। और जो लोग पीसीएस समीक्षा अधिकारी के लिए देना चाहते हैं उनके लिए गुजारिश है कि वो घटना चक्र पीसीएस पूर्वावलोकन का अध्ययन करें। ठीक, ज्यादा से ज्यादा मेहनत से पढ़ें। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको बताएं। इस क्लास के लिए जुड़े रहने के साथ हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।